राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में। आपको याद दिलाने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी कहां थे नेता? हम कमल के निशान पर गए थे, मोदी जी के नेतृत्व में गोरखपुर के। 2000 अगला चुनाव हुआ तो हम योगी जी के उसमें गए। सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हम आसाम का चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? दूसरा चुनाव हम कलेक्टिव लीडरशिप पर लड़े। तो ये स्ट्रेटेजी का विषय होता है इसको, और इतना तो हमको अपनी पार्टी चलाने की इजाजत तो आप दीजिए ही कि हम कम से कम अपना नेता तो तय करें। हर एक कुछ ही। एक छत्तीसगढ़ में है, कहा जाता है कि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। ये ठीक है ना, उनको। अब मैं अगर ये पूछ लूं कि जब रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे तो भूपेश बघेल कहां थे जी? कौन सा नेता डिक्लेयर थे वो? ये देखिए, हम किसी के घर में झांक करके कुछ प्रतिक्रिया दें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हर घर की अपनी अपनी नीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है जी। और वो स्ट्रैटेजी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए होती है। उनको भी मुबारक वो ऐसी रणनीति बनाए, और मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मेरा अगला सवाल है कि बीजेपी परिवारवाद को लेकर बहुत सारे आरोप लगाती है, लेकिन इस बार हमने एक आंकड़ा जुटाया। राजस्थान में कांग्रेस ने 24 तो बीजेपी ने 20 पारिवारिक पीढ़ियों को टिकट दिया है। तो मतलब आप कांग्रेस से तो थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 4 ही पीछे हैं, मतलब परिवार देखिए टिकटें बांटने में। देखिए, आपके मंच से मैं परिवारवाद को अच्छे ढंग से आपके सामने समझा देना चाहता हूं। व्हाट इज फैमिली डायनेस्टी, और हम परिवारवाद, किस परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। थोड़ा सा समय लूंगा मैं। जी, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके चैनल से कई लोग देखते हैं तो उस चीजों को समझ लें। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद ये होता है कि उमर अब्दुल्ला के बाद, फरूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती के बाद महबूबा मुफ्ती, चौटाला भाइयों के बाद चौटाला, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, और ये सब लोग, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी इनके घर की और इलेक्शन कमेटी भी इनके घर की। ये जितने नाम मैंने लिए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, बाकी फुल स्टॉप। लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, बाकी फुल स्टॉप। ममता के बाद अभिषेक, बीबी भाईपो, बुआ और भतीजा, बाकी फुल स्टॉप। जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर, जगनमोहन रेड्डी, केसीआर, केटीआर, कविता, उनका बेटा, बाकी छुट्टी। उदयनिधि, पहले स्टालिन, पहले करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि, स्टालिन। हमारे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले। ये इसको बोलते हैं परिवारवाद। हमारी ही पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी ही सेक्रेटरी, हमारे ही लोग, इसको बोलते हैं परिवारवाद। जहां पार्टी एक परिवार चलाती है, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही इलेक्शन कमेटी है, वही सब कुछ है, उसको कहते हैं यह पार्टी वंशवाद की पार्टी है। और दुख के साथ यह कहना पड़ता है, आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी भी तो पारिवारिक पार्टी हो गई है। सोनिया गांधी सीईसी मेंबर, राहुल गांधी सीईसी मेंबर, प्रियंका गांधी सीईसी मेंबर, बाकी सब क्या कर रहे हैं? पर अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं। अब वो ठीक है, होंगे, लेकिन मैं परिवारवाद का आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। रखने के लिए तो रहना ही पड़ता है किसी को, वो उद्देश्य नहीं है। और उसमें भी आपने बहुत बार कोशिश कर ली राहुल को अध्यक्ष बनाने की, अब वो न माने तो क्या करना। तो ये तो आप नियत से पारिवारिक हैं, आप नियत से पारिवारिक हैं। हम जब बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि किसी, अब ये देखिए, किसी के नेता अगर का बेटा अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता है और वो 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, जिला का अध्यक्ष बना, मंडल का अध्यक्ष बना, बाद में वो किसी और कमेटी पर गया, लोगों के बीच में काम किया, 20 साल से काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर कभी किसी को मौका मिलता है तो इसको हम परिवारवाद नहीं बोल सकते। ये हम उसको हम, हाँ, वह किसी के कार्यकर्ता को इग्नोर करके उसको दिया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, इसकी हम चिंता करते हैं। मेरा अगला सवाल है, अशोक गहलोत ने एक बड़ा आरोप लगाया कि कन्हैया लाल साहू की हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। वही वाली बात हो गई, जैसे आपने कहा कि लाल डायरी और राजेंद्र गुड़ा वो हमारा आदमी है। अब ये इसीलिए तो मैंने कहा कि शायद सरकार, मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी की बात मैं कह रहा हूं कि अब उन्होंने ये हमारे ऊपर कह दिया। सच्चाई क्या है कि गहलोत साहब ने तुष्टीकरण की रीति में स्यूडो सेक्युलरिज्म को बढ़ाते बढ़ाते ये शांत प्रिय प्रदेश, सबको साथ चलने वाला प्रदेश,
सबके साथ बराबर का सद्भाव रखने वाला प्रदेश, यहां भी उन्होंने धार्मिक दृष्टि से उन्माद की बीज डाल दी। ये अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन है, ये अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन। अगर रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकलती है तो उसको रोक दो या उस पर पथराव कराओ। अगर कोई हनुमान जयंती पर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो या पथराव कराओ या उसको रोक दो। मंदिरों पर, शिव जी के मंदिर पर बुलडोजर चला दो, उनको परमिशन मत दो। जी, ये सब काम उन्होंने किया। और यहां सरेआम नारे लग रहे थे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या एक्शन लिया? पीएफआई के लोगों ने यहां ओपन जुलूस निकाला है राजस्थान के अंदर। पीएफआई के लोगों ने, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या किया अशोक गहलोत ने? ये नियत नहीं बताती है उनकी। और ये घटनाएं घटेंगी तो फिर कन्हैया लाल जैसी घटना घटती है। और ये उसको बीजेपी के साथ जोड़ देना, इससे बड़ा अब मैं क्या कहूं। आप लोग फिर बोलेंगे कि बड़े तजुर्बेकार नेता हैं, बड़ा तजुर्बा रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में है। अब इसी तरीके की राजनीति करते रहे होंगे तो भगवान ही भला करे उनका। जी, अब मैं मध्य प्रदेश के ऊपर आता हूं। मध्य प्रदेश में आप 18 साल से शासन में हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ आपकी, बीजेपी और कांग्रेस की एक कड़ी टक्कर है? क्योंकि 18 साल से आपका शासन है और इस बार कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार चोरी करी, इन्होंने इस बार बीजेपी को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं, वो बेचारे बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी कितना सुनती है वो खुद ही जानते हैं, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी और सरकार के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम लोगों के लिए किया है, उसको सब दूर सराहना मिली है, ताकत मिली है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, यह बात स्पष्ट रूप से। पर आपने वहां पे फ्री की पॉलिटिक्स का सहारा लिया है, आप उसका विरोध करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लाडली बहनों को जो आर्थिक मदद दे रहे हैं, लास्ट 3 महीने में जो मध्य प्रदेश शासन ने फैसले लिए, वो ऐसा दिखा रहा था कि डेस्परेशन थी भारतीय जनता पार्टी में या फिर कोई डर था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं का सशक्तिकरण करना यह हमारा उद्देश्य रहा है और लाडली बहना योजना उसका एक रास्ता रहा है और उसको सब दूर सराहा गया है। और यह बताता है कि किस तरीके से गरीब महिलाओं को इस आर्थिक मदद के कारण उनके परिवार में उनको ताकत मिली है, यह भी बताता है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बटी हुई है, एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है। और इसी को साधने के लिए जगत प्रकाश नड्डा ने एक फॉर्मूला निकाला कि मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव लड़वा दो, सारी नाराजगी निकल जाएगी। ऐसा है, वीडियो पर तो मैंने कपड़े फाड़ने उनके देखे आपस में। वो वीडियो तो आप लोगों ने सबने जग जाहिर देखा कि इनके कपड़े फाड़ो, मेरे पीछे क्यों लगते हो, उनका फाड़ो, ये करो, तो ये तो आपने सुना। अब दूसरी बात कि ये जो आप खेमे में बटे, ये बहुत खेमों में बटे हुए हैं। दिग्विजय अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, कमलनाथ अपने बेटे को बनाने के लिए लगी हुई है, सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाने में लगी हुई है। ये कोई कमी थोड़ी ना है, ये तो सब बटे हुए हैं, कौन किसको छोड़ता है, सब एक दूसरे के। तो वहां पर जो रणनीति है मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव लड़वाने की, उसके पीछे उद्देश्य रणनीति है, स्ट्रैटेजी है। किसकी? भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और कोई कारण नहीं है। मैं बढ़ता हूं आगे। और बीजेपी को हिंदू, देखिए मैं आपको बताऊं जी, छत्तीसगढ़ में हमने सारे एमपी एक साथ बदल दिए पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव, लोकसभा इलेक्शन। कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकती है? हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इससे पहले दिल्ली में सारे म्युनिसिपल काउंसिलर्स का टिकट बदल दिए। कोई पार्टी तय कर सकती है? कोई ऐसा योजना बना सकती है? ये एक्सपेरिमेंट्स भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और करके दिखाती है।